डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हमने अपने पिछले वीडियो में पृथ्वी की चर्चा किया था और पृथ्वी के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन देखा था मैंने। अब हमारा नेक्स्ट जो प्लेनेट है मार्स आता है। आज के वीडियो में हम मार्स की चर्चा करेंगे और बाकी बचे हुए प्लेनेट की चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मार्स को देखते हैं। देखिए, मार्स का मैंने यह हेडिंग डाला आपको, और मार्स को देखिए इन्फॉर्मेशन, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मार्स में बन के आएगा तो सूर्य से दूरी के अनुसार इसका क्रम देखिए। सूर्य से दूरी के अनुसार इसका क्रम है। कौन सा पोजीशन है? देखिए, सूर्य से दूरी के अनुसार इसका क्रम क्या है। पहला देखिए 1 2 3 4। देखिए, हमने प्लेनेट को सारा बना रखा है फिगर में। आप यहां पर देखिए सन को देख रहे हैं, यह देखिए बुध बना हुआ है, यह शुक्र बना हुआ है, यह पृथ्वी है, यह मंगल। तो पोजीशन देखिए 1 2 3 4, अर्थात यह दूरी के हिसाब से हमारा क्या है, आपका चौथा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है। याद रखिएगा, क्रम क्या है, यह चौथा है, फोर्थ है आपका। दूसरी इंफॉर्मेशन देखिए, आकार के हिसाब से देखिएगा। तो आपको मैंने जब बताया था पिछले वीडियो में कि यूनिवर्स का सबसे जो छोटा प्लेनेट आपका मरकरी है, सबसे छोटा, यानी 8वें पोजीशन पर क्या है, मरकरी है। उसके जस्ट पहले क्या है आपका, यही मंगल है आपका। तो आकार के हिसाब से, आकार के अनुसार, आकार के अनुसार यह 7वां ग्रह है। पोजीशन क्या होगा इसका, 7वां ग्रह है। यानी बाकी 6 इससे क्या है, आकार में बड़े हैं। मात्र एक ही ग्रह इससे आकार में छोटा है, वह है हमारा बुध है, छोटा है आपका। आप देखिए, यह पृथ्वी से दूरी, पृथ्वी के पास पड़ रहा। देखिए, अब तीसरा जो इंफॉर्मेशन बन के आएगा, पृथ्वी से दूरी के अनुसार, यह दूसरा ग्रह है। ये सब याद रखेंगे, दूसरा ग्रह है। बेसिक इंफॉर्मेशन से आपका, अगर पृथ्वी से दूरी के हिसाब से देखेंगे तो हमने बताया था कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह हमारा शुक्र है और सेकंड पोजीशन पर हमारा मरकरी, मार्स आएगा। देखिए यहाँ पर, यह पृथ्वी हमारा है, यहाँ पर इधर देखिए शुक्र है, इधर मंगल है आपका, इधर शुक्र है, इधर मंगल है। तो आपका सबसे नजदीक में हमारा शुक्र हो गया और दूसरा नजदीकी ग्रह पृथ्वी का कौन होगा, मंगल होगा। तो पृथ्वी का दूसरा नजदीकी ग्रह कौन सा है, अगर आपसे यह भी पूछा जाएगा पृथ्वी का दूसरा नजदीकी ग्रह कौन सा है, तो वह मंगल है। तो हमने यहाँ इंफॉर्मेशन उसी को इस तरह से, पृथ्वी से दूरी के अनुसार यह दूसरा ग्रह है। यह कहने का मतलब किससे, हम किसका इंफॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं सर, मंगल। यह का मतलब यहां मंगल से है कि ये पृथ्वी से दूरी के अनुसार मंगल दूसरा ग्रह है, आकार के अनुसार यह 7वां ग्रह। यह कहने मतलब मंगल, आकार के हिसाब से देखिएगा तो मंगल यह 7वां ग्रह है, और सूर्य से दूरी के अनुसार देखिएगा तो यह चौथा ग्रह है। ये हमारे छोटे छोटे 3 इंफॉर्मेशन थे। देखिए, मंगल के बारे में काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आता है कि मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। देखिए, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है आपका, मंगल को लाल ग्रह, दैट मीन्स रेड प्लैनेट कहा जाता है। मंगल को क्या कहा जाता है सर, रेड प्लैनेट कहा जाता है। अब इस रेड प्लैनेट कहा जाता है, इसका रीजन क्या है आपका, दैट मीन्स कारण क्या है। कारण को देखिएगा तो इसका रीजन या दैट मीन्स कारण यह है कि इसके सतह पर लौ ऑक्साइड मौजूद है। लौह ऑक्साइड। अब इस लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही मंगल आपको जो है रेड कलर का दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसको रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर आप डिटेल में कहिएगा तो यह लौह ऑक्साइड भी 2 तरह का होता है। देखिए, थोड़ा सा हमारा मकसद होता है आपको डीप से डीप नॉलेज देना, ठीक है। तो बेसिक आप तो रीजन ये है कि यहां पर लौ ऑक्साइड पाया जाता। अगर और ज्यादा जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि यह लौ ऑक्साइड 2 प्रकार का होता है। एक होता है फेरिक ऑक्साइड, केमिस्ट्री का चीज है, फेरिक ऑक्साइड, और दूसरा होता है फेरस ऑक्साइड। देख रहे हैं आप, एक होता है हमारा फेरिक ऑक्साइड और दूसरा हमारा क्या होता है,
फेरस ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe2O3, Fe2O3, और फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है FeO। अब सवाल उठता है, आपने सीधे कह दिया कि मंगल के सतह पर लौ ऑक्साइड की प्रधानता है और इसी के कारण मंगल देखने में रेड दिखता है और रेड प्लैनेट कहलाता है। अब लौ ऑक्साइड में कौन ऑक्साइड है, सवाल उठता है ना। डीप में जाइएगा तो फेरिक वाला है कि फेरस ऑक्साइड है, तो आपका मंगल के सतह पर फेरिक ऑक्साइड नहीं है बल्कि फेरस ऑक्साइड है, आपका FeO है ज्यादा, इसीलिए मंगल जो है रेड कलर का दिखाई देता है। तो अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि मंगल रेड दिखाई पड़ता है और रीजन में आपका लौ ऑक्साइड ऑप्शन ही नहीं देगा, लौ ऑक्साइड ऑप्शन हटा दिया, आप ये भी दे सकता है फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, लीजिए 4 ऑप्शन दे दिया, तो आपका लौ ऑक्साइड वहां ढूंढते रह जाएगा, मिलेगा नहीं, तो आपको वहां पर फेरस ऑक्साइड जानिएगा तब तो कीजिएगा ना। इसलिए जहां तक हो पूरी जानकारी के साथ स्टडी कीजिए ताकि हमारा क्वेश्चन किसी भी तरह से आए तो उसका हम सही सही जवाब दे सकें। तो आपको रीजन याद रखना पड़ेगा कि मंगल का रेड कलर किसके कारण है, लौ ऑक्साइड के कारण है। लौ ऑक्साइड में भी किस लौ ऑक्साइड के कारण है, तो फेरस ऑक्साइड के कारण है। क्लियर है आपका। चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। देखिए सर, मंगल के 2 उपग्रह हैं। मंगल के पास 2 उपग्रह है। कितने उपग्रह है मंगल के पास सर, 2 उपग्रह है। एक कहलाता है फोबोस और दूसरा कहलाता है डीमोस। सर इसी तरह से लिखिएगा, जिस तरह से हम इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं आपको उसी तरह से इंफॉर्मेशन को मेंशन करना है अपने नोटबुक में कि मंगल के पास कितने उपग्रह हैं, 2 उपग्रह है, एक फोबोस और एक डीमोस। अब फोबोस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, डीमोस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि यह डीमोस जो है, डीमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सबसे छोटा, आपको याद रखना है कि डीमोस जो है सौर मंडल का सबसे छोटा। आपसे पूछा जा सकता है कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो वह हमारा कौन है, आपका डीमोस है। और यह किसका उपग्रह है सर, तो मंगल का उपग्रह है। तो आपने यह भी देखा कि मंगल के कितने उपग्रह हैं, आपका एक हुआ फोबोस और दूसरा हुआ डीमोस। और डीमोस के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या था कि यह सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। देखिए मंगल का सबसे ऊंचा पर्वत, मंगल पर एक पर्वत भी है, तो मंगल का जो है सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, मंगल का सबसे, निक्स ओलंपिया, नाम याद रखेंगे, निक्स ओलंपिया। मंगल का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, निक्स ओलंपिया। लेकिन आपकी निक्स ओलंपिया के बारे में ये इंफॉर्मेशन है कि यह मंगल का ही नहीं ऊंचा पर्वत है बल्कि यह पूरे सौर मंडल का, ऊंचा पर्वत है। हम यह भी लिख लीजिए, यह है पूरे सौर मंडल का ऊंचा पर्वत। पूरे सौर मंडल का अर्थात जितने भी प्लेनेट है उस सबों पर पर्वत पाया जाता है, उसमें से सभी प्लेनेट पर जो पर्वत है उन सबों में सबसे ऊंचा क्या है, निक्स ओलंपिया है। और अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हमारा है, हिमालय की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जानते हैं। और आपको मैं बताता हूं यह माउंट एवरेस्ट से भी कितना गुना है बड़ा है, इसके 3 गुना बड़ा है। यह जो है इसकी ऊंचाई जो है, निक्स ओलंपिया की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी 3 टाइम्स, यानी कि माउंट एवरेस्ट से भी यह पर्वत 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। देख रहे हैं ना। तो याद रखना है यहाँ पर निक्स ओलंपिया क्या क्वेश्चन बन के आएगा, आपसे पूछा जा सकता है मंगल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो आंसर आपका क्या हो गया, निक्स ओलंपिया। आपसे पूछा जाता है कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो निक्स ओलंपिया। और एक बात याद रखेगा कि इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 टाइम्स ज्यादा है। उसी तरह से नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो आता है, मंगल का सबसे बड़ा
ज्वालामुखी है। मंगल पर ज्वालामुखी भी है और सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलिप्स मेसी। क्या नाम है इसका? ओलिप्स मेसी। ओलिप्स मेसी जो है मंगल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, लेकिन यह मंगल का ही नहीं बल्कि पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। इसके साथ भी इंफॉर्मेशन है, यह है पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। देख रहे हैं इंफॉर्मेशन कितने भरे पड़े हैं। तो आपको जो है मंगल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे हम? ओलिप्स मेसी बोलेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है, तो ऊपर भी हमारा जवाब क्या होगा सर? ओलिप्स मेसी होगा हमारा। अब देखिए सर, मंगल पर जो है एक मिशन भेजा गया था फर्स्ट ऑफ, वह मिशन था पाथ फाइंडर मिशन। देखिए एक मिशन की बात करते हैं, मंगल के की जानकारी हासिल करने के लिए एक मिशन हम भेजे थे पृथ्वी पर से। वह मिशन कहलाता है पाथ फाइंडर मिशन के नाम से जाना जाता है। और यह पाथ फाइंडर मिशन कब भेजा गया था? 1996 में भेजा गया था। अब सवाल उठता है कि यह मिशन किस देश के द्वारा भेजा गया था? तो यूएसए के नासा के द्वारा भेजा गया था। नासा ने मंगल पर जो है 1996 में पाथ फाइंडर मिशन भेजा था और इसी मिशन से यह पता चला था कि मंगल के सतह पर पृथ्वी के समान ही क्या है? ज्वालामुखी है। पृथ्वी के समान ही मरुस्थल है और इसकी सतह के नीचे जल संभव है। अतः यहां मानव जीवन संभव है। यहां मानव जीवन संभव है। देखिए मंगल पर जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है, शुरू से ही की जा रही है और इसकी पुष्टि जो है 1996 में पाथ फाइंडर मिशन के द्वारा किया गया। और पाथ फाइंडर मिशन में क्या कहा गया? अभी मैंने क्या बताया कि मंगल के सतह पर पृथ्वी के समान ही मरुस्थल पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं और उसकी सतह के नीचे क्या है? जल संभव है। और चूंकि वहां पर वाटर भी है, इसका वायुमंडल भी है, इसलिए वहां पर जीवन सर्वाइव कर सकता है। जीवन की संभावना की कल्पना की गई है, मंगल पर की गई थी। देखिए नासा का यह एक प्रयास था। नासा का एक करेंट प्रयास है। वह दूसरा जो प्रयास किया गया है नासा का, वह प्रयास किया गया है आपका 2012 में, एकदम करेंट इंफॉर्मेशन से। 2012 में नासा ने मंगल पर एक अंतरिक्ष यान भेजा था। उस अंतरिक्ष यान का नाम है मार्स क्यूरियोसिटी। मार्स क्यूरियोसिटी रोवर। लीजिए मार्स क्यूरियोसिटी रोवर, यह एक क्या है? अंतरिक्ष यान है। मार्स क्यूरियोसिटी रोवर एक अंतरिक्ष यान है जिसको नासा ने 2012 में मंगल पर भेजा। और क्यों भेजा? तो मंगल पर जीवन की संभावना की जानकारी के लिए, तलाश के लिए यह मिशन भेजा था और यह जानकारी लेकर उसको इंफॉर्मेशन दे रहा है अभी नासा को। ठीक है, तो आपको यह तो काफी करेंट है आपका, तो इसको तो आपको याद रखना ही है। आपको पूछा जा सकता है कि 2012 में नासा के द्वारा मंगल पर कौन सा अंतरिक्ष यान भेजा गया? तो उस अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? मार्स क्यूरियोसिटी रोवर अंतरिक्ष यान भेजा गया था। ठीक है, अब एक देखिए भारत ने भी मंगल पर एक मिशन भेजा था। वह मिशन कब भेजा था? 2013 में। आज कीजिए 2013 में एक मिशन भारत के द्वारा भेजा गया था। आपके इंडिया सेक्शन से काफी इंपॉर्टेंट है आपका। 2013 में हम क्या किए थे? मार्स पर एक मिशन भेजे थे और वह मार्स पर जो मिशन भेजा गया था इसरो के द्वारा। किसके द्वारा भेजा था? इसरो के द्वारा भेजा गया था यह मिशन। और हमने क्या किया था? एक अंतरिक्ष यान भेजा था। कहां पर? मार्स पर भेजा था। और यह अंतरिक्ष यान कहां से भेजा था? आपका श्रीहरिकोटा द्वीप से। श्रीहरिकोटा द्वीप से भेजा था। देखिए हमने क्या किया, भारत ने क्या किया, हमने का मतलब भारत के इसरो ने
हरिकोटा द्वीप से जो है 2013 में एक यान भेजा था मंगल पर, जिसको मॉम कहा गया। किसकी संज्ञा दी? मॉम कहा गया। प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे उसमें, और मोदी ने ही इनको कहा था, मॉम की संज्ञा दी थी। इसका मॉम का फुल फॉर्म होता है मास ऑब्जर्वेटरी मिशन। इसको भी याद रखेंगे, इंडिया का सेक्शन से है आपका, इसलिए काफी। मोम दैट मीन्स एम फॉर मास, ओ फॉर ऑब्जर्वेटरी और एम फॉर मिशन। यानी कि मंगल पर जो है भारत ने जो है 2013 में मास ऑब्जर्वेटरी मिशन भेजा था, अर्थात मॉम भेजा था। कहां से भेजा था सर? श्रीहरिकोटा द्वीप। यह श्रीहरिकोटा द्वीप कहां है सर? आंध्र प्रदेश के पास है। कहां पर यह द्वीप है? आंध्र प्रदेश के पास है आपका। और श्रीहरिकोटा द्वीप पर जो है एक अंतरिक्ष केंद्र है। ये क्या है? स्पेस मिशन, स्पेस भेजने के लिए एक सेंटर बनाया गया था, वह कहलाता है सतीश धवन। याद रखिएगा, ये नाम पूछा जा सकता है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। याद रखिएगा, अंतरिक्ष केंद्र। आपसे पूछा क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां अवस्थित है? तो हरिकोटा द्वीप पर। स्टेट अगर पूछा जाए तो वह आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आएगा। तो आपको 2013 में इसरो द्वारा हरिकोटा द्वीप के, सुन लीजिए मेरी बात को ध्यान से, 2013 में इसरो ने श्रीहरिकोटा द्वीप के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से मंगल पर मास ऑब्जर्वेटरी मिशन भेजा था। समझ में आई बात? ताकि मंगल के बारे में हमें जानकारी मिल सके। ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन हमारे मंगल की बात थी। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट प्लैनेट पर चलते हैं। नेक्स्ट प्लैनेट हमारा 5 नंबर में आएगा बृहस्पति। थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन सभी के हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा फास्ट में। इंफॉर्मेशन भारी पड़े हैं सर। अगला प्लैनेट 1 2 3 4 5 नंबर होगा आपका सर बृहस्पति। इसकी इंग्लिश जुपिटर होती है। इसकी इंग्लिश क्या होती है सर? जुपिटर, बृहस्पति। देखिए, अगर इसको आकार के हिसाब से देखिएगा क्रम कि इसका, सॉरी, सूर्य से दूरी के हिसाब से, पहले सूर्य की दूरी, सूर्य से दूरी के अनुसार अगर हम देखते हैं तो इसका पोजीशन क्या है? 1 2 3 4 5। देखिए, गिनिए यहां से, पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, 5वां। यानी इसका पोजीशन यह 5th प्लैनेट है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह सौर मंडल का 5वां ग्रह है। और सबसे बड़ी बात जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह है। ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके बृहस्पति के बारे में कि यह सौर मंडल का, देखिए, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपका? यह हमारा क्या है? बृहस्पति ही है। और दूसरी बात, आपका बृहस्पति एक ग्रह है तो इसकी क्या होगी? घूर्णन गति होगी। तो घूर्णन गति आपको बताया था हमने, यह बृहस्पति को बनाया। देखिए सर, यह बृहस्पति को बनाया। और जब कोई ग्रह अपने अक्ष के अराउंड घूमता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति। तो अर्थात उसकी इंग्लिश क्या होती है सर? स्पीड ऑफ रोटेशन। इसकी घूर्णन गति क्या है? सर्वाधिक। सर्वाधिक बोले तो मैक्सिमम। अर्थात इसकी घूर्णन गति क्या है सर? सबसे ज्यादा, यानी कि काफी तेजी से रोटेट करना है। जब घूर्णन गति ज्यादा है तो एक चक्कर ये बहुत जल्दी लगा लेगा, तेजी से घूम रहा है, यानी कि इसका घूर्णन अवधि जो होगा कम होगा। यानी जब गति तेज होगा तो इसकी घूर्णन अवधि क्या होगी सर? अवधि, जब गति तेजी से घूम रहा है तो तेजी से एक चक्कर लगा लेगा, स्पीड ज्यादा है तो इसकी घूर्णन अवधि क्या होगी? कम होगी। तो आपको याद रखना है कि बृहस्पति सौर मंडल का एक ऐसा ग्रह है जिसकी घूर्णन अवधि सबसे कम है। याद रखिएगा, घूर्णन, आपसे पूछा जाए किस ग्रह की घूर्णन अवधि सबसे कम है, किस ग्रह की घूर्णन अवधि सबसे कम है, तो बृहस्पति की है। आपसे पूछा जा सकता है किस ग्रह की घूर्णन गति भी पूछा जाए अधिक है, तो अधिक में भी बृहस्पति। और घूर्णन अवधि कम पूछा जाए, कम, यहां पर कम है सर, यहां पर अधिक है। देखिए, स्पीड ऑफ रोटेशन, घूर्णन गति अधिक वाला ग्रह बृहस्पति। घूर्णन गति अधिक वाला ग्रह बृहस्पति। घूर्णन अवधि है सर, यहां पर घूर्णन अवधि कम वाला ग्रह भी बृहस्पति। कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको अच्छी तरह से दिमाग में सेट करिए। अब सवाल इसका उठता है, घूर्णन अवधि कम है तो कितने समय में घूम लेता है? तो ये 9 घंटा 9:55 मिनट, 9 आवर 55 मिनट में अपने अक्ष पर एक बार घूम लेता है। तो अर्थात
बृहस्पति पर एक दिन कितने समय का होगा? 9 घंटा 55 मिनट। इसको राउंड फिगर में 10 घंटा मान सकते हैं सर। देख रहे हैं, राउंड फिगर 5 मिनट जोड़ दिए 10 घंटा बन जाएगा। तो इसकी जो है घूर्णन अवधि जो है 9 घंटा 55 मिनट है। तो अर्थात बृहस्पति पर एक दिन कितना समय का होगा? 10 घंटे, अर्थात 9 घंटा 55 मिनट का होगा। ये बृहस्पति के बारे में इंफॉर्मेशन है। एक बात और देखते हैं, जब फिगर बना होगा तो एक बात और देख लीजिए। देखिए सर, आपको मैंने अक्षीय झुकाव बताया होगा। यह हमारा बृहस्पति है, यह हमारा बृहस्पति, ये बृहस्पति ग्रह बनाया, यह बनाया अक्ष, एक्सिस, यह बनाया एक्सिस यानी दैट मीन्स अक्ष। यह बनाया कक्षा तल सर, यह बनाया कक्षा तल, और ये कक्षा तल पर हमने क्या किया? एक लंब खींचा। यह कक्षा तल पर क्या हो गया? लंब। और इस लंब और से कक्षा तल का झुकाव कितना डिग्री है सर? 1 डिग्री। कितना डिग्री है? 1 डिग्री। याद रखिएगा, यानी कि जो है बृहस्पति का अक्ष सूर्य की ओर कितना झुका हुआ है? कक्षा तल पर खींचे गए लंब से 1 डिग्री झुका हुआ है। और इसी 1 डिग्री झुकाव के कारण, 1 डिग्री लिखा हुआ, 1 डिग्री, 1 डिग्री झुकाव के कारण बृहस्पति पर जो है सालों भर मौसम एक समान होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से किस ग्रह पर सालों भर मौसम एक समान होता है? तो वह ग्रह हमारा कौन सा है सर? बृहस्पति है। इसका रीजन यह है कि इसका अक्षीय झुकाव जो है 1 डिग्री है। ठीक है, देखिए एक और इंफॉर्मेशन देखिए, आप बृहस्पति के बारे में देख रहे हैं। एक काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि सौर मंडल, क्वेश्चन कर लीजिए, सौर मंडल के पास, सौर मंडल के पास नहीं लिखे, सौर मंडल के किस ग्रह के पास, किस ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह है? लीजिए, सौर मंडल के किस ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह है? आप आंसर जो पहले आता था वह हमारा था बृहस्पति। पहले बृहस्पति था सर, बृहस्पति के पास ही सर्वाधिक उपग्रह थे। लेकिन यह इंफॉर्मेशन अब चेंज हो गया। सौर मंडल के किस ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह है? तो पहले बृहस्पति के पास सर्वाधिक उपग्रह था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बृहस्पति आपका नहीं रहा, अब कौन आ गया है? अब शनि आ गया है। करेंट इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि सौर मंडल में किस ग्रह ऐसे हैं जिसके पास सर्वाधिक उपग्रह है, यानी सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि आएगा, बृहस्पति नहीं आएगा। मैं बताता हूं, शनि के पास जो है 82 उपग्रह है। इसके पास 82 उपग्रहों की संख्या बता रहा हूं। शनि के पास कितने उपग्रह खोजे गए? 82। और इसके पास कितने बृहस्पति के बाद? 79 उपग्रह है। ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। देखिए सर, मात्र 3 का डिफरेंस है। कितने उपग्रह का डिफरेंस है? 3 का। तो आज से आप याद रखेंगे सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन हो गया? शनि हो गया। लेकिन दूसरे पोजीशन पर हमारा बृहस्पति है। सर्वाधिक उपग्रह वाला दूसरा ग्रह कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक उपग्रह वाला दूसरा ग्रह कौन है, तो वह बृहस्पति बताएंगे। पहला ग्रह उपग्रह वाला ग्रह कौन है? तो शनि बताएंगे। ठीक है, अब आइए, आपको धूमकेतु बताया गया होगा, नहीं बताया गया है तो हम बताएंगे आगे क्लास में। धूमकेतु आपने सुना होगा, कॉमेट्स। धूमकेतु की इंग्लिश होती है कॉमेट्स। धूमकेतु हम अगले लेक्चर में बताएंगे। धूमकेतु बताएंगे, हैली धूमकेतु बताएंगे आपको। काफी इंपॉर्टेंट और फेमस धूमकेतु है। ये एक धूमकेतु था जिसका नाम था शूमेकर लेवी धूमकेतु। क्या नाम था? शूमेकर लेवी और A9 धूमकेतु। यह शूमेकर 9 धूमकेतु जो है, यह एक ऐसा धूमकेतु है जो बृहस्पति से टकराया था। किससे टकराया सर? बृहस्पति से टकराया। कब टकराया? 1994 में। देख रहे ना, आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा धूमकेतु बृहस्पति के सतह से टकराया? बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, तो उसमें आपका आंसर होगा हमारा शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु जो है बृहस्पति के सतह से टकराया था। और कब टकराया था? 1994 में टकराया था। और यह 9 इसलिए नाम दिया गया कि यह 9 टुकड़ों में बट गया था, इसलिए यहां पर 9 वर्ड जोड़ा गया था। तो ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन हमारे बृहस्पति के थे। ठीक है,
अब अगला प्लेनेट चलते हैं हम बृहस्पति के जस्ट बाद आइए सैटर्न, शनि के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। एक बात और, लेकिन बृहस्पति में एक और इंफॉर्मेशन छूट रहा है आपका, वह ये है कि बृहस्पति के पास तो उपग्रह में दूसरा है, लेकिन बृहस्पति के पास यूनिवर्स का कहिए चाहे सौर मंडल का कहिए, सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा सौर मंडल का, ये इंफॉर्मेशन भी बृहस्पति में ऐड कर लीजिएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, इसका नाम क्या है? गैनीमेड। गैनीमेड कौन सा उपग्रह सर? गैनीमेड है। और यह किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। याद रखिएगा, गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, और किसका यह उपग्रह है? गैनीमेड, बृहस्पति का। अब का हम इससे पहले बताए थे मंगल में सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, क्या बताए थे? डिमोस। तो दोनों को जोड़ से रखिए, सबसे बड़ा गैनीमेड किसका? बृहस्पति का। सबसे छोटा क्या? डिमोस किसका? मंगल का। ये पूरा अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए, आप इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। अब आइए हम शनि के बारे में चलते हैं। नंबर हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 नंबर शनि। इसकी इंग्लिश होती है सैटर्न। अब देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार इसका पोजीशन अभी गिन लिया मैंने। सूर्य से दूरी के अनुसार इसका क्रम कौन सा क्रम हुआ? 1 2 3 4 5 एंड 6। क्रम क्या हो गया आपका? 6, यानी छठा ग्रह है। आकार के अनुसार शनि, हम पढ़ रहे हैं शनि के बारे में। आकार के अनुसार शनि सबसे बड़ा बृहस्पति और उसके बाद दूसरा शनि। तो याद रखिएगा, आकार के अनुसार शनि जो है सौर मंडल का क्या है सर? दूसरा ग्रह है। आकार के अनुसार शनि जो है सौर मंडल का दूसरा ग्रह है, और सूर्य से दूरी के अनुसार यह क्या है? छठा ग्रह, 6। समझ में आई बात? अब देखिए शनि के बारे में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर जो है रिंग, हालांकि और ग्रह यूरेनस के चारों ओर भी रिंग है, नेपच्यून के भी चारों रिंग है, लेकिन शनि के आगे जो रिंग जो बना हुआ है वह काफी स्पष्ट रिंग है। इस तरह से रिंग है सर। शनि के चारों ओर एक रिंग पाया जाता है। देखिए ये रिंग बना दिया, डेट इज ए रिंग। दिख रहे हैं? शनि के चारों ओर क्या होता है? एक रिंग पाया जाता है, और इसलिए शनि को रिंग प्लैनेट कहते हैं। याद रखिएगा, शनि को क्या कहा जाता है? रिंग प्लैनेट कहा जाता है। और यह रिंग क्या चीज की है सर? यह रिंग गैस की है। और किस गैस की है? नाइट्रोजन की रिंग है। नाइट्रोजन गैस की रिंग पाई जाती है। तो ये भी याद रखेंगे, शनि के जो चारों ओर एक रिंग पाया जाता है, और इसी रिंग के कारण शनि को जो है क्या कहते हैं? रिंग प्लैनेट के नाम से जानते हैं। और यह रिंग क्या है? नाइट्रोजन गैस की रिंग है आपका। शनि के बारे में अभी हमने बताया था, उसमें बृहस्पति के केस में यह अब शनि जो है सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया। इसको भी याद रखिए, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है। कौन है भाई? शनि। याद रखिएगा, शनि जो है सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है, और इसके उपग्रहों की संख्या कितनी बताई गई थी? उपग्रहों की संख्या अभी मैंने बताया था 82। इसके कितने उपग्रह अब तक खोजे गए हैं? 82 उपग्रह खोजे गए थे। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है टाइटन। याद रखेंगे इस इंफॉर्मेशन को। शनि का जो है सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है सर? टाइटन है। ये भी काफी इंफॉर्मेशन से, ये सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं उसको आपको नोट करना है, उसको लर्न करना है, क्योंकि सारे पॉइंट्स आपके क्वेश्चन राइज कर रहे हैं आपके। लेकिन शनि के बारे में सबसे बड़ा फेमस इंफॉर्मेशन है कि शनि जो है सौर मंडल का, शनि जो, ध्यान से सुनिएगा, सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जो जल में तैर सकता है। आपसे पूछा जा सकता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जो, जिसे अगर हम जल में डाल दिया जाए तो वह तैरने लगेगा, तो इसका आंसर हमारा शनि है। शनि ओनली वन ऐसा प्लेनेट है जिसको अगर हम वाटर में डाल देते हैं, जल में डाल देते हैं, तो वह तैरने लगेगा। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन, तैरने का रीजन यानी कारण,
कारण क्या है? शनि का घनत्व। इसका रीजन है शनि का घनत्व जल के घनत्व से कम है। देखिए रीजन क्या है? शनि का घनत्व जल से के घनत्व से कम है और यही रीजन है जिसके कारण वह वाटर में तैर सकता है। आप याद रखिए यहाँ पर साइंस से रिलेटेड बात आ रही है और साइंस से रिलेटेड बात निकल कर यह आ रही है कि कौन सा ऑब्जेक्ट वाटर में तैरेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट वाटर में तैर सकता है। तो वही ऑब्जेक्ट वाटर में तैर सकता है जिसका घनत्व यानी दैट मीन डेंसिटी क्या होती है? वाटर से कम होगी। जिसकी डेंसिटी, ध्यान से सुनिएगा, जिसकी डेंसिटी अगर वाटर से कम होगा वह वाटर में तैरेगा। तो शनि की डेंसिटी देखा गया कि वाटर से भी कम है। इससे अनुमान लगाया कि अगर शनि को वाटर में डाल दिया जाए तो ये तैरने लगेगा क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है। तो याद रखिएगा ओनली वन ऐसा प्लेनेट है जो जल में तैर सकता है, वह है शनि है। तो ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन हमारे शनि के बारे में थे। अब अगला हमारा प्लैनेट आपका बन के आ रहा है यूरेनस। छोटे छोटे इंफॉर्मेशन है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके यहां से क्वेश्चन आते हैं आपको, इसलिए इसको भी प्रिपेयर करके एग्जामिनेशन हॉल में जाना है आपका। यूरेनस ये हमारा आपका 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पर आ गया। जब 7 नंबर पर आ गया यूरेनस हमारा, इसकी हिंदी, यूरेनस की हिंदी होती है अरुण। हिंदी अगर जानना चाहते हैं, ये यूरेनस इंग्लिश वर्ड है आपका, और यूरेनस इंग्लिश वर्ड है और इस यूरेनस का हिंदी वर्ड क्या आता है? अरुण आता है आपका। इसलिए याद रखिएगा अरुण हिंदी होता है यूरेनस की, ये भी बताइए। अब देखिए सूर्य से दूरी के हिसाब से इसका पोजीशन, सूर्य से दूरी के अनुसार इसका क्रम है। क्या पोजीशन है आपका? 7वां। यह किसमें पोजीशन पर है? 7वें पोजीशन पर है। आकार के अनुसार देखिए, आकार के अनुसार, आकार के अनुसार इसका क्रम है। पोजीशन बता रहा हूं आकार के अनुसार। तो देखिए सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद सर शनि, उसके बाद यूरेनस। हम आपको आगे बताया था, वहां पर सारे चीज किया गया, बड़ा छोटा सब कुछ अच्छी तरह से समझाया है। आप हमारा पिछला वीडियो देख लीजिए। तो पर भी यहां देखिए सबसे बड़ा सर हमारा बृहस्पति, दूसरा बड़ा शनि और तीसरा क्या है हमारा? यूरेनस। तो आकार के अनुसार इसका क्रम क्या है आपका? तीसरा लिख लीजिए। तीसरा आकार के अनुसार यह सौरमंडल का तीसरा बड़ा ग्रह है। और सबसे इंफॉर्मेशन है कि इसकी खोज जो है विलियम हर्शेल के द्वारा किया गया। इस ग्रह को पता किसने लगाया, खोजा किसने खोजा? विलियम हर्शेल ने। और इसकी खोज जो है 1781 में किया गया था। किसके द्वारा? विलियम हर्शेल नामक खगोल वैज्ञानिक हैं, विलियम हर्शेल द्वारा जो है यूरेनस की खोज की गई थी। क्लियर है आपका? अब आइए एक बात और बता देता हूं मैं, यहां पर काफी इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट है आपका। जितने देखिए इस यूरेनस ग्रह को, यूरेनस को आप पढ़ रहे यूरेनस को जो है हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। यूरेनस को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, अर्थात इसको देखने के लिए, इस ग्रह को अगर देखना होगा तो हमें दूरबीन का सहारा लेना पड़ेगा। इसको हम किससे देखेंगे? हम दूरबीन से देखेंगे। अब देखिए सर यूरेनस यहां पर हमारा है, तो यूरेनस को हम नहीं देख सकते, यानी इसके पहले वाले हम बोल रहे हैं यूरेनस को हम नहीं देख सकते। इसके पहले देखने की चर्चा मैंने किया, यानी इसके पहले वाले ग्रह को हम देख सकते हैं, अर्थात बुध को भी देख सकते हैं आंख से, शुक्र को भी देख सकते हैं, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि तक के ग्रह को हम देख सकते हैं, लेकिन हमें पहचानने आता नहीं है। खगोल वैज्ञानिक पहचान लेते हैं उसको, हम इसको नहीं देख सकते हैं। ये सबको, इधर वाला सबको देख सकते हैं खुली आंखों से, लेकिन यूरेनस को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हमें दूरबीन का सहारा लेना पड़ेगा। समझ में आया बात? तो आपसे आप क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, दूरबीन से देखा जाने वाला प्रथम ग्रह कौन है? लीजिए क्वेश्चन आ गया, दूरबीन से देखा जाने वाला प्रथम ग्रह कौन है? तो उसका जवाब क्या आएगा सर? यूरेनस, दैट इज यूरेनस। देख रहे हैं आप? लेकिन सर देखिए जब दूरबीन से इसको देखा गया, दूरबीन से हम इसको देख सकते हैं और दूरबीन से देखा जाने वाला यह प्रथम ग्रह है, और दूरबीन से जब देखा गया
तो यह ग्रह हमें जो है हरे रंग का दिखाई पड़ा। कैसा दिखाई पड़ा सर? हरे रंग का। कैसा दिखाई पड़ा? हरे रंग का दिखाई पड़ा। और हरे रंग के दिखाई पड़ने के कारण इसको ग्रीन प्लैनेट कहा गया। क्या नाम दे दिया सर? ग्रीन प्लैनेट। देखिए दूसरे बुक में सर ये कंट्राडिक्शन है, ग्रीन प्लैनेट दूसरे को बताया जा रहा है, लेकिन सही यह है कि ग्रीन प्लैनेट यूरेनस को कहा गया। क्योंकि आप डिफरेंट बुक पढ़िएगा, हमारे इंफॉर्मेशन में हम ग्रीन प्लैनेट यूरेनस को कह रहे हैं, दूसरे बुक में आपको यूरेनस नहीं मिलेगा, नेपच्यून मिलेगा, दूसरा मिलेगा, तो आपको कंट्राडिक्शन होगा कि सर गलत है या बुक गलत है। तो मैं भी पूरा सोच समझ के आपको इंफॉर्मेशन डाल रहा हूं, आप विश्वास रखिए हम पर, एकदम 100% करेक्ट आंसर है। सौर मंडल का ग्रीन प्लैनेट कौन है? आपका यूरेनस है। अब इसका रीजन भी दे रहा हूं, इसका रीजन है मीथेन की उपस्थिति के कारण। यहां पर अधिक मात्रा में मीथेन पाया जाता है। मीथेन एक गैस है और मीथेन की प्रचुरता यहां पाई जाती है, अधिक मात्रा में पाई जाती है, और इसी मीथेन के पाए जाने के कारण ही इसको जो है ग्रीन प्लैनेट कहा गया। और मीथेन के कारण ही इसे दूरबीन से देखने पर यह हमें हरे रंग का दिखाई पड़ता है। क्लियर है आपका? तो याद रखिएगा ग्रीन, तो इसका एक उपनाम आपने ग्रीन प्लैनेट। एक दूसरा काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपका, इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। देखिए हम यूरेनस इस तरह से लिखते हैं, यूरेनस, और इसको ऐसे लिखो, के उपनाम डालो, और थोड़ा सा अच्छा तरह से कर देते हैं। लीजिए यूरेनस के उपनाम की चर्चा कर लेते हैं। इसके दो उपनाम है सर, इसे एक तो अभी बताया इसको ग्रीन प्लैनेट, इसका मतलब हरा ग्रह, और इसका दूसरा उपनाम है, इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। लीजिए यूरेनस के कितने उपनाम है? दो। इसको यूरेनस को ग्रीन प्लैनेट या के नाम से भी जानते हैं, या फिर लेटा हुआ ग्रह भी यूरेनस को कहा जाता है। अब इसका रीजन क्या होता है? मीथेन की अधिकता। मीथेन की अधिकता के कारण ही यूरेनस को ग्रीन प्लैनेट कहा गया। अब इसका सवाल उठता है कि सर लेटा हुआ मीथेन का अधिक हो गया, दूरबीन से देखने पर हरा हुआ, चलो भाई इसको ग्रीन प्लैनेट कर लिया, हमने भी मान लिया बात, रीजन भी समझ में आ गया। लेकिन लेटा हुआ ग्रह क्यों कहा गया इसको? तो इसका रीजन है, इसका रीजन देखिए, इसका अक्षीय झुकाव, इसका अक्षीय झुकाव 1 डिग्री, 0 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री नहीं, कितना डिग्री? इसका अक्षीय झुकाव 0 डिग्री है। आप कहिए कि सर ये बात तो मुझे समझ में नहीं, अक्षीय झुकाव 0 डिग्री होने से इसको लेटा क्यों कह दिया? ये बात हमें हजम नहीं हो रही है सब बात, तो मैं समझाता हूं, आप टेंशन मत लो। इसका अक्षीय झुकाव 0 डिग्री है मान लिया आपको, और इसी कारण इसको हम लेटा ग्रह। अब समझ देखिए आपका, मैं समझाता हूं। यह हमारा यूरेनस है। अब अक्षीय झुकाव, इसका अक्ष झुका हुआ ही नहीं है सर, थोड़ा सा भी ऐसे झुकता ना, ऐसे देखो सर, ऐसे इसका अक्ष एकदम सीधा है, एकदम सीधा सीधा सीधा, लो एकदम इसका अक्ष सीधा है। सभी ग्रह का अक्ष सूर्य की ओर झुका, इधर सन है, सन, इधर हमारा ये सन है सर, देख रहे हैं, ये हमारा सन है और ये हमारा यूनिवर्स है। इसका अक्ष थोड़ा सा भी एकदम नहीं झुका सूर्य की ओर, सीधा एकदम ऐसे स्ट्रेट रह गया, तो इसका अक्षीय झुकाव 0 डिग्री हो गया। अब देखो इस सन का भी ऐसे बना दो अक्ष, अब देखो सर, इसका भी अक्ष सीधा, इसका भी अक्ष सीधा। अब दोनों के अक्ष के बीच का कोण कुछ बन रहा है? नहीं बन रहा है सर, दोनों के अक्ष के बीच कोई भी सा कोण नहीं बना हुआ। आप सिंपल समझिए, आप बेड पर लेटते हैं, तो आप बेड पर लेटते हैं तो आपके बॉडी और बेड दोनों कांटेक्ट में आता है, और दोनों इस तरह से कांटेक्ट में आता है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? यह बेड मान लो और यह हम लेटे हुए हैं, तो दोनों इस तरह से पैरेलल आ जाता है सर, पैरेलल आ जाता है, तो दोनों कटेगा नहीं तो एंगल नहीं बनेगा। देखो एंगल बनने के लिए कटना, ये ऐसे है आपका सर, और एक दूसरा ऐसे है, नीचे से आ गया, लेट गया, तो कभी एंगल बनेगा सर? एंगल बनने के लिए इस तरह से आपका कटना चाहिए, एंगल बनने के लिए, ये कटेगा नहीं। जब आप किसी बेड पर लेटते हो तो हमारा ये बॉडी और ये बेड के बीच एंगल कितना? 0 डिग्री। यहां पर देखो सर, वही सेंस है आपका, हमारा अक्ष से झुकाव 0 डिग्री है आपका यूरेनस का, यानी यूरेनस का अर्थ एकदम सीधा, और सूर्य का भी अक्ष सीधा, दोनों का अक्ष सीधा इधर है, और दोनों के अक्ष देखिए के बीच एंगल कितना? 0 डिग्री, यानी एकदम लेटा हुआ, इसीलिए कहा गया। समझ में आया कुछ? छोड़िए, नया है तो कोई बात नहीं, आप सीधे याद रखिएगा अगर इसके रीजन में कि यूरेनस पूछा जाएगा कि यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह क्यों कहा जाता है, तो इसका रीजन है कि इसका अक्षीय झुकाव जो है कितना डिग्री है आपका? 0 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए यूरेनस के बारे में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यूरेनस के उपग्रह, यूरेनस के
पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। उपग्रह के नाम शेक्सपियर, नाम सुने हैं शेक्सपियर का, के नाटक के पात्रों के नाम पर। लीजिए, यूरेनस के उपग्रह के नाम शेक्सपियर के नाटक के पात्रों के नाम पर। आपसे पूछा जा सकता है किस ग्रह के उपग्रह के नाम, आपसे क्वेश्चन पूछ कर सकता है किस ग्रह के उपग्रह के नाम शेक्सपियर के नाटक के पात्रों के नाम पर है। शेक्सपियर के नाटक के पात्रों, तो वह हमारा आंसर क्या होगा सर? यूरेनस। अब इसके शेक्सपियर के नाटक के पात्र के कुछ नाम याद है आपको? नहीं याद होगा, आपको पढ़े बता दूंगा शेक्सपियर के नाटक, हम बताते हैं। जैसे मिरांडा, द टेम्पेस्ट एक स्टोरी है इनकी, उनके एक कैरेक्टर है आपका मिरांडा, तो आपका यूरेनस का एक उपग्रह का नाम मिरांडा। टेटिनिया, ये पात्र है उनका, उपग्रह का नाम भी है, देख रहे ना, ओबराय। इस तरह से जो है आपका बहुत सारे शेक्सपियर के पात्र हैं, उसके नाम पर ही यूरेनस के पात्र उपग्रहों के नाम को रख दिया गया है। क्लियर है आपका? ये इंफॉर्मेशन भी आपका क्लियर हो गया। अब देखिए आपका हमारा यूरेनस जो है पृथ्वी से जो है काफी बड़ा है आपका। हमारा यूरेनस पृथ्वी से काफी बड़ा है, और यह पृथ्वी से कितना गुना है? 64 गुना बड़ा है। याद रखिएगा, यूरेनस जो है हमारा पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? यूरेनस हमारा पृथ्वी से क्या है? 64 गुना बड़ा है। याद रखिएगा, कंपेरिजन दोनों में कर दिया, पृथ्वी से यह 64 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। तो ये थे सारे हमारे यूरेनस की इंफॉर्मेशन। लास्ट में हम चलते हैं, लास्ट प्लेनेट हमारा 8वां प्लेनेट है नेपच्यून। देख लीजिए, थोड़ा सा छोटा सा इंफॉर्मेशन है। पहली बात, पहला इंफॉर्मेशन कि यह सूर्य से दूरी के अनुसार 8वां ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह कैसा ग्रह है सर? 8वां ग्रह है। आकार के हिसाब से देखिएगा तो आकार के अनुसार अगर देखा जाए तो पहला 1 2 3 4 इधर से घटता जाता है। आपको समझाया था मैंने, सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून, यानी 1 2 3 4, अर्थात आकार के अनुसार यह चौथा बड़ा ग्रह है। याद रहेगा, आकार के अनुसार यह चौथा ग्रह है, और इसकी खोज जो है जोहान गाले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जोहान गाले के द्वारा। इसकी खोज जो है जोहान गाले के द्वारा किया गया 1846 ईस्वी में। जोहान गाले ने यूरेनस की खोज की थी। समझ में आई बात? और यह हमारे पृथ्वी से जो है, यह हमारे पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? यूरेनस के बारे में पढ़ रहे हैं, यह हमारे पृथ्वी से कितना बड़ा है सर? 4 गुना बड़ा है। क्लियर है? और यूरेनस के पास जो है उपग्रह हैं, और इसका जो है सबसे जो है यूरेनस के पास सबसे बड़ा उपग्रह यूरेनस का, सॉरी यूरेनस बोल रहा हूं मैं, सॉरी नेपच्यून पर है ना, नेपच्यून का सबसे बड़ा उपग्रह है ट्राइटन। ट्राई है सर, टाइटन नहीं है, ट्राइटन। याद रखिएगा। तो यूरेनस के बारे, सॉरी नेपच्यून के बारे में कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है। पहली बात इंफॉर्मेशन यह है कि यह जो है सूर्य से दूरी के अनुसार 8वां ग्रह है। दैट मीन्स कह सकते हैं यह सबसे दूर का ग्रह है। नेपच्यून के बारे में, नेपच्यून सबसे दूर का ग्रह। आपसे पूछा जाए कि सबसे दूर का ग्रह कौन है, अब नेपच्यून, पहले प्लेटो था, अब नहीं, यानी 8वीं पोजीशन पर, लास्ट पोजीशन पर है। आकार के हिसाब से देखिए 1 2 3 4, आकार के अनुसार यह चौथा ग्रह है। इसकी खोज कब किया गया? 1846 में इसकी खोज जोहान गाले के द्वारा किया गया था, और यह हमारे पृथ्वी से कितना गुना है बड़ा सर? 4 गुना बड़ा है। और इसका जो है नेपच्यून का जो है सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ट्राइटन है। यही इंफॉर्मेशन था हमारे एक ग्रह के बारे में। थोड़ा सा प्लेटो भी पहले ग्रहों की संख्या टोटल कितनी थी सर? 9 मानते थे। ग्रहों की कुल संख्या पहले 9 थी, और 9वां ग्रह पहले कौन आता था? ग्रह आता था प्लेटो। इसकी चर्चा करना जरूरी है सर, लेकिन इस प्लेटो को हटा दिया गया ग्रहों की श्रेणी से। प्लेटो को हटा दिया ग्रहों की श्रेणी से। अब कब हटाया गया? 2006 में इसको हटा दिया गया। 2006 के पहले हम ग्रहों की कुल संख्या
9 पढ़ते आ रहे थे, लेकिन 2006 में जो है प्लेटों को जब ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया तो अब ग्रहों की कुल संख्या क्या हो गई सर? 8 हो गई। आप 9 नहीं रहा, 2006 में प्लेटो को हटाया गया। अब इसका सवाल उठता है, इसको हटाया क्यों गया सर? सवाल उठता है इसको क्यों हटाया गया? तो इसका मेन रीजन है इसकी कक्षा नेपच्यून की कक्ष को काटता था। आनी कहने का मतलब इस तरह से नेपच्यून का यह रास्ता है और यह प्लेटो का है। एक दूसरे को क्या करता था? ये इस तरह से क्रॉस करता था। नेपच्यून अपने रास्ते पर जा रहा है सूरज के, और ये भी दोनों एक दूसरे को क्रॉस करता था। ऐसी क्रॉस करने के कारण जो है इसको ग्रह मानने से इनकार कर दिया गया और इसको अब बौना ग्रह माना जाता है। अब क्या माना जाता है? बौना ग्रह। तो रीजन समझ में आ गया। 2000 आपको याद रखना है, नेपच्यून को 2006 में जो हटाया गया और हटाने का सबसे मेन रीजन था कि इसकी कक्षा जो है नेपच्यून की कक्षा को क्या कर रहा था? काट रहा था। और अब इसको क्या माना गया? बौना ग्रह माना गया। इसलिए अब मानेंगे ग्रहों की कुल संख्या हमारे कितने हैं? आपके 9 नहीं है बल्कि 8 है। तो डियर स्टूडेंट, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन हमारे प्लेनेट के थे। अब हमारा प्लेनेट का इंफॉर्मेशन समाप्त हो गया। अब हम अगले वीडियो में आपको थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्षुद्र ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे, धूमकेतु के बारे में चर्चा करेंगे, उल्का क्या है, उल्का पिंड क्या है, उसके बाद हम सैटेलाइट में मून की चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही क्लास लेंगे आपको। हम फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वीडियो को अच्छी तरह देखते रहें।